फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं क्लास 7 का चैप्टर 4 आज आपको पढ़ाऊंगी। इसका फर्स्ट वीडियो आज हम लोग इस फर्स्ट पार्ट हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 है मुग़ल साम्राज्य, यानी हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि मुग़ल साम्राज्य में कौन कौन राजा हुए और उन्होंने क्या क्या कार्य किया और उन्होंने कितने युद्ध लड़े, उनकी उपलब्धि, सभी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं सांस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अब देखिए, मध्यकाल जो चल रहा था उस समय जो भारत था, भारतीय उपमहाद्वीप था, यहाँ शासन करना बहुत कठिन हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, अनेकता में एकता, भारत में ये स्लोगन चलता है। तो ये अनेकता में एकता, यहाँ इसका मतलब है कि अनेक धर्म, संस्कृति, जातियों में अलग अलग होने के बावजूद भी भारत एक है। तो इसी तरह यहाँ पे लोग अत्यंत सांस्कृतिक, जाति, धर्म सभी अलग अलग हो जाने के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा विविधता होती है, इसलिए यहाँ शासन करना कठिन माना जाता है। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। अब देखिए, अपने पूर्ववर्तियों मतलब अपने से पहले के लोगों के एकदम उल्टा मुगलों ने काम किया था। उसने अपना पहले राजवंश की, साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो मुगलों के पहले जो लोग नहीं कर पाए थे। छोटे छोटे अवधि में कार्य कर करके छोड़ देते थे। उन काम को मुगलों ने पूरा किया। ठीक है। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार कर लिया। अब देखिए, जो मुग़ल साम्राज्य मुग़ल थे, इन्होंने अपने 16वीं शताब्दी में के शुरुआत से इन लोगों ने दिल्ली पे और आगरा पे अपना साम्राज्य विस्तार किया। पहले यहाँ पे अपने साम्राज्य की स्थापना की, फिर दिल्ली और आगरा पे अपना अधिकार किया, साम्राज्य विस्तार किया और 17वीं शताब्दी के ख़त्म होते होते इन्होंने पूरे उपमहाद्वीप, ठीक है, पूरे महाद्वीप पे अपना अधिकार कर लिया। मतलब ज़्यादातर भारत के हिस्सों पे इन्होंने अधिकार कर लिया था। सोचिए कितने तेज़ी से इन्होंने काम किया। इन्होंने प्रशासन के ढांचे एवं शासन संबंधित जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। अब देखिए, इन्होंने साम्राज्य चलाने के लिए जो जो नियम कानून बनाए, ठीक है, वो इतने अच्छे थे, इतने सुचारू रूप से चलाए गए थे, इतने अच्छे तरीके से चलाए गए थे कि इनका राज्य का पतन हो गया, इनका साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद भी वो नियम कानून चलते रहे। ठीक है। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। यानी जो इनके बाद शासक करे, उन लोगों ने ऐसी मतलब मुगलों ने ऐसी धरोहर, राजनीतिक धरोहर दे दी थी इन लोगों को कि इन लोगों के बाद भी इनका, मुगलों का प्रभाव इनके बाद जो शासन कर रहे थे उन लोगों पे भी बहुत ज़्यादा पड़ा। मतलब बहुत सी चीज़ें मुगलों की इनके बाद शासन करने वाले राजाओं ने, शासकों ने अपने में ग्रहण कर ले ली इनकी बातें। ठीक है। जैसे इन लोग का सरकार कैसे चलाते थे, ये बातें, इनके नियम कानून, ठीक है, ये सब चीज़ें मुगलों के बाद के राजाओं ने भी अपनाई।
आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। देखिए ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि आज भी जो मुगल काल में लाल किला बनाया गया था दिल्ली में, वहाँ पे आज भी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं स्वतंत्रता दिवस पर वहाँ से ध्वज लहरा के पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं। वो लाल किला जो है वो मुग़ल शासकों का निवास स्थान था, वहाँ मुग़ल शासक रहते थे। ठीक है, तो लाल किला दिल्ली में जो है उसका है। देखिए ये फ़ोटो आप नीचे देखिए, जो लाल रंग के ईंटों से बना हुआ दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लाल किला है। देखिए मैं बता रही हूँ, ये जो देखिए ये जो लाल किला आप देख रहे हैं ये लाल किला है। ठीक है, ये लाल किला, यहीं से झंडा फहराया जाता है। मुग़ल कौन थे? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुग़ल जो थे वो थे कौन। तो हम लोग ये जानेंगे कि मुग़ल कौन थे, कहाँ से आए थे। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि मुग़ल कौन थे। मुग़ल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। यानी मुग़ल जो थे ये दो महान शासक जो थे उनके मिला के उनके वंशज थे ये। ठीक है, माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज़ खां, जिनकी मृत्यु 1227 में हुई थी, के उत्तराधिकारी थे। देखिए माता जो थी इनकी चीन की थी और जो पिता थे वो मध्य एशिया के थे। जो मंगोल शासक थे चंगेज़ खान, उनके वंशज थे ये लोग, उनके उत्तराधिकारी थे ये लोग। ठीक है, मुग़ल कहाँ से आया? जिनकी माता चीन की और पिता मध्य एशिया के थे, जो मंगोल शासक चंगेज़ खान थे मध्य एशिया के, उन्हीं के वंशज हैं ये लोग। ठीक है, उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान में तुर्की शासक तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। अब देखिए चंगेज़ खान के आगे की पीढ़ी थे ये लोग, उत्तराधिकारी थे। ठीक है, उनके पिता की ओर से ये ईरान, ठीक है, इराक, तुर्की वर्तमान में से तुर्की कहा गया कि जो शासक थे तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई, इन्हीं के वंशज थे ये लोग, आगे आने वाली पीढ़ी। ठीक है, परंतु मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। अब देखिए जो मुग़ल लोग थे इनको ये मंगोल से मुग़ल हुए थे। ठीक है, पर ये लोग अपने आप को मंगोल या मुग़ल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। अब देखिए चंगेज़ खान जो थे इन्होंने सैकड़ों लोगों को मारा था, नरसंहार किया था युद्ध में। इसीलिए इनकी जो स्मृति थी, इसकी वजह से ये लोग अपने आप को मुग़ल या मंगोल नहीं कहलाना पसंद नहीं करते थे। मतलब इन लोग को पसंद नहीं था कि इन लोग को कोई मंगोल या मुग़ल कहे। क्यों? क्योंकि चंगेज़ खान तो थे, इनकी वजह से। यही स्मृतियाँ मुग़लों के प्रतियोगिता उज़्बेकों से भी संबंधित थी। अब देखिए जो मुग़ल थे इनकी प्रतियोगिता होती थी उज़्बेकों, उससे भी यह संबंधित थी। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर भी गर्व करते थे। अब देखिए एक तरफ जो चंगेज़ खान के वंशज होने पे शर्म करते थे ये लोग, पसंद नहीं करते थे, और दूसरी तरफ तैमूर के वंशज होने पे इन लोग को गर्व महसूस होता था। ज़्यादा इसलिए क्योंकि इनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। क्यों? क्योंकि इनके जो तैमूर जो थे इन्होंने 1398 में दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। इसलिए ये लोग को अच्छा लगता था कि इनको तैमूर का वंशज कहा जाए।
चित्र 2, तैमूर उनके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र जो 1702 में, देखिए चित्र देख रहे हैं आप नीचे, देखिए इसके बारे में ऊपर दिया है। मध्य में तैमूर हैं, बीचों बीच जो बैठे हुए हैं ये तैमूर हैं। उनके दाईं ओर उनका पुत्र मीरन शाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़ दादा था। लकड़ दादा मतलब ये देखिए जो बाईं ओर बैठे हैं ये मीर शाह हैं, ये बाबर के परदादा थे जिन्हें लकड़ दादा कहा गया। और उनके बाद अबूद शेर जो बाबर के दादा, देखिए उसके बाद जो बैठे थे ये बाबर के दादा थे। ठीक है, चित्र देखते जाइए और समझते जाइए। तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा थे जो बाबर के परदादा थे। ठीक है, जो ये सामने बैठे हैं ये बाबर के परदादा हैं। उमर शेख बाबर के पिता, उनके बगल में उमर शेख हैं जो वो बाबर के पिता हैं। और तैमूर की दाईं ओर से तीसरी, चौथी, पाँचवीं बाबर, अकबर और शाहजहाँ हैं। ठीक है, इधर देखिए बाबर, अकबर और शाहजहाँ हैं इधर। ठीक है, और उनके दाईं ओर जो 3 लोग लास्ट में बैठे हैं वो हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। यानी इस चित्र में पूरे मुग़लों का सारा डिटेल दे दिया है। ठीक है, इनमें बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब सभी हैं, पूरा इनका मुग़लों का ख़ानदान एक तरीके से आप कह सकते हैं। क्या यह चित्र दिखाता है कि मुग़ल राजत्व का दादा जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में करते थे? अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ये चित्र जो है ये क्या दिखा रहा है कि मुग़ल राजत्व का दावा जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में करते थे, राज्य करने का दावा। तो ये आप हमें आगे आप पढ़ के पता कर सकते हैं। देखिए ये चित्र में पूरे मुग़ल लोग के शुरू से लेके अंत तक के शासक हैं। ठीक है, इससे आप देख सकते हैं। इन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया था। अब देखिए जो मुग़ल थे इन लोगों ने अपने वंश का जो प्रदर्शनी था कि मेरे वंश में आगे कौन कौन राजा बनेगा, इन लोगों का प्रदर्शन चित्र बनवा के किया था, चित्र के द्वारा किया। प्रत्येक मुग़ल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। अब देखिए जो मतलब तैमूर के साथ इन लोगों ने अलग अलग भी चित्र बनवाया है। चित्र 1 को देखिए जो तैमूर और मुग़लों के समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। देखिए चित्र 1 में आप देखेंगे कि यह तैमूर के साथ समूह का तस्वीर प्रदर्शन कर रहा है। अब देखिए समूह को तस्वीर में प्रदर्शित करना चाहते थे तैमूर मुग़ल वंश के। मुग़ल सैन्य अभियान, देखिए जो मुग़ल होते थे इनका सैन्य अभियान कैसा होता था इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन्होंने कैसे सैन्य अभियान किया, कि इन्होंने पूरे महाद्वीप पे अपना राजस्व स्थापित कर लिया था। इन्होंने कैसे अपना सैन्य अभियान किया था, आइए हम इसे जानते हैं। प्रथम मुग़ल शासक बाबर। देखिए सबसे पहले मुग़ल शासक किसे कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने 1526 से 1530 तक ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपने पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। ठीक है, ये जो मुग़ल बाबर था इसके देखिए 2 शाखा में मुग़ल बटा हुआ था। ठीक है, मंगोल जो था, तो ये लोग मुग़ल हुए, वो लोग मंगोली कहलाए बाद में भी। तो ये 1526 से 1530 तक शासक किए। जब बाबर ने 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार जब इन्हें प्राप्त हुआ था तो ये सिर्फ 12 साल के थे। ठीक है, तभी जो मंगोल की दूसरी शाखा थी जो उज़्बेक थे, इन्होंने आक्रमण कर दिया, तो इसीलिए इन्हें बाबर को अपने पिता की गद्दी छोड़नी पड़ी थी और वहाँ से हटना पड़ा था। अब अनेक वर्षों बाबर इधर उधर भटकते रहे। फिर बाबर ने
1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया, काबुल को अपने अंडर में कर काबुल पे कब्जा किया। फिर उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को, देखिए दिल्ली के सुल्तान को इन्होंने पानीपत के युद्ध में हराया था, इब्राहिम लोदी को 1526 में, और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था। वहीं से इनके सल्तनत बढ़ने की कहानी शुरू हुई। ठीक है, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, आपको ये ध्यान देना है। रुकिए मैं बता दूँ एक बार। 1526 में सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, बाबर, ठीक है, बाबर के बीच में युद्ध हुआ था पानीपत का, जिसमें इब्राहिम लोदी जो थे वो हार गए थे, बाबर जीत गया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कब्जा कर लिया था। देखिए ये फ़ोटो इनके सैनिक अभियान की, इनके सैनिक ऐसे ही हमला करते थे। मुगल का फ़ौज अभियान पर, देखिए अभियान पर जाते हुए मुगल की फ़ौज। ठीक है, तालिका 1 में मुगलों के मुख्य सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। अब देखिए नीचे जो तालिका 1 है उसमें अभियान दिखाया गया है, मुख्य मुख्य जो मुगलों ने किया है। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम को कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? देखिए जो ये दिया है तालिका 1, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको पुनरावृत्ति मतलब पूरा दोबारा बताना है कि ये घटना क्या था। ठीक है, उदाहरण के लिए आप एक गैर गौर करेंगे कि अफ़गान मुग़ल सत्ता के लिए तत्कालीन खतरे थे। हाँ देखिए ये बात तो इन्होंने बताया ही कि जो अफ़गान के शासक थे वो मुग़ल सत्ता के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए थे तत्काल के, तुरंत के। ठीक है, मुग़लों और अहोम चैप्टर 7 पार्ट 7 में आप अहोम के बारे में पढ़ेंगे, मुग़ल और अहोम के बारे में। सिखों चैप्टर 8 और 10, सिख के बारे में आप 8 और 10 चैप्टर में पढ़ेंगे। मेवाड़ और मारवाड़ चैप्टर 9 के संबंध पर भी गौर करें। अब देखिए मुग़ल और अहोम के बारे में जो हमें पार्ट 7 में पता चलेगी, और सिखों के बारे में जो पार्ट 8 और 10 में पता चलेगा। मेवाड़ और मारवाड़ के बारे में जो पार्ट 9 के बारे में पता चलेगा। के सदस्यों पर भी गौर करना है हमें कि ये लोगों कैसे शासन किया था। ठीक है, सफ़ाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? अब देखिए जो ईरान था इसमें सफ़ाविद में जो अकबर और हुमायूं का संबंध था, इन दोनों में क्या अंतर था ये हमें बताना है। क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से ढक्कन में युद्ध का अंत हो पाया था? ये भी हमें पता चलेगा आगे। देखिए ये युद्ध अभियान में जाते हुए सैनिक। 16वीं शताब्दी में युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। अब देखिए 16वीं, देखिए आप यहाँ पे ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, 16वीं शताब्दी में ही पहली बार गोलाबारी और इसका युद्ध इसमें पता चला था, इस्तेमाल हुआ था पहली बार तोप और गोलाबारी। बाबर ने इसका पानीपत की लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। अब जो बाबर थे इन्होंने इसका उपयोग पानीपत की लड़ाई में किया था, तभी तो ये इब्राहिम लोदी को हरा पाए थे। ठीक है, आइए अब हम लोग तालिका 1 के बारे में जानते हैं। ये देखिए तालिका 1 में सबसे पहले बता रहा है मुग़ल सम्राटों के अलग अलग अभियान के बारे में जो सेना से संबंधित थी। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ बाबर को देख रहे हैं, जो ये बैठे हुए हैं ये बाबर है जिनका चित्र ऊपर बना हुआ है। इन्होंने 1526 से 1530 में, देखिए ये 4-5 साल में इन्होंने 4 साल में कितने युद्ध किए और कौन सफल अभियान थे इनके, ये हम जानेंगे। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उनके अफ़गान समर्थकों को हराया। अब इब्राहिम लोदी जो थे वो और उनके समर्थकों को, ठीक है, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। यहाँ पे इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था। 1527 में खानुवा में राणा सांगा से युद्ध हुआ था इनका, और राजपूतों को इन्होंने हराया था उनके समर्थकों के साथ।
ठीक है, बाबर ने 1528 में चंदेरी के युद्ध में राजपूतों को हराया था। अब देखिए कितने युद्ध इन्होंने किए थे, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का। ठीक है, एक एक साल के गैपिंग में ही तीनों युद्ध है। आप एकदम आराम से इसको याद कर सकते हैं। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा पर मुग़ल नियंत्रण स्थापित कर लिया था इन्होंने। ठीक है, और अपने बेटों को जागीर यहाँ की सौंपी थी। फिर इनके बाद इनके पुत्र हैं हुमायूं, जिन्होंने 1530 से 1540 तक में हुमायूं 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556, 10 साल इधर और 1 साल इधर इन्होंने शासन किया है। इनका पहला सैन्य अभियान है। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। ठीक है, प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। इनके भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफ़गान प्रतिद्वंद्वियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने इसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। अब देखिए, जो हुमायूं थे, इनके पिता ने वसीयत लिखी थी बाबर ने, उसके हिसाब से जायदाद का बंटवारा ये कर दिए और प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिल गया। पर जो इनका भाई था मिर्ज़ा कामरान, उसकी महत्वाकांक्षाएँ बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत लोभी था, तो उसको मतलब पूरा एक चाहिए था अकेले। तो हुमायूं तो उसने उनका साथ नहीं दिया युद्ध में, इसीलिए अफ़गान के प्रतिद्वंदी के सामने वो युद्ध हार गया। शेर खान जो थे अफ़गानी, शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, एक बार 1539 में चौसा में, फिर 1540 में कन्नौज में। 2 बार पराजय हुई थी हुमायूं की। शेर खान से हारे थे वो, और तब इनको ईरान भागना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए। ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद्दीन शाह से मदद ली। अब ईरान में जो सफ़ाविद्दीन शाह थे, उन्होंने हुमायूं की मदद की। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनर्कब्जा कर लिया, तो परंतु उसे अगले ही वर्ष इमारत की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब देखिए, 1555 में दिल्ली में कब्जा कर लिया था इन लोगों ने, परंतु अगले ही साल इमारत गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई, इमारत में एक दुर्घटना में। ठीक है, अब फिर इनके बाद इनके बेटे अकबर राजा बने, जो 13 साल की अल्प आयु में सम्राट बने थे। ठीक है, 13 साल की छोटी सी आयु में ये राजा बने। ठीक है, अकबर ने 1556 से 1605 तक इन्होंने शासन किया। इनके शासनकाल में को 3 अवधियों में विभाजित किया गया है। अब देखिए, ये जो राजा बने थे, इन्होंने 3 अवधि में इनके शासनकाल को विभाजित किया गया है। पहला 1556 से 1570 के मध्य अकबर को संरक्षक बैरम खान अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों को निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना और उसके सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिज़ और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। अब देखिए, 1556 से 70 में जो अकबर के संरक्षक थे, जो बैरम खान थे, इन्होंने अकबर को संभाला था। अल्पायु में जब ये राजा बने तो इनको संभाल के इनका देख रेख करने का कार्य बैरम खान ने किया था। तो फिर इन्होंने जो घरेलू कर्मचारी स्वतंत्र हो गए थे, जो अकबर जब कमज़ोर थे तो ये लोग स्वतंत्र हो गए थे, जो उपद्रव कर रहे थे उसको दबाने के लिए बैरम खान ने निकटवर्ती राज्यों यानी मालवा, गोंडवाना और तथा अपने सौतेले भाई के मिर्ज़ा हाकिज़ की और उज़्बेक जो थे, इन लोग को दबाने के लिए बहुत सारे सैनिक अभियान इन्होंने चलाए उस समय। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया।
फिर देखिए जो बैरम खान थे, इन्होंने पहले तो 1568 में चित्तौड़ पे कब्जा किया, फिर 1569 में रणथंभौर पे, ठीक है, बैरम खान ने किया था। अब देखिए ये चित्र आप जो देख रहे हैं खड़े हुए, ये अकबर हैं, ठीक है। अब दूसरा है 1570 में और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान हुए। अब देखिए अकबर और बैरम खान ने मिल के 1570 में से 1585 तक में के बीच में गुजरात पे हमला किया था, ठीक है, वहाँ सैन्य अभियान चलाए थे। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाए। अब देखिए जो गुजरात में अभियान चलाने के बाद अकबर और बैरम खान ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा इन सब जगहों पे भी अभियान चलाए। अब 1589 और 80 में मिर्ज़ा हाकिस के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। अब देखिए जो मिर्ज़ा हाकिस थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया, जो सौतेले भाई थे इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो ये विद्रोह जो है, विद्रोह ने इन अभियानों को और जटिल बना दिया था, ठीक है, और मजबूती दी। फिर है तीसरा हमारा, जो तीसरा 3 चरण में बटा था ना इनका सैन्य अभियान, तो ये तीसरा सैन्य अभियान है 1585 से 1605 के मध्य अकबर का साम्राज्य विस्तार हुआ। मतलब इधर के सालों में, इधर 15-20 सालों में अकबर ने बहुत अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तर पश्चिम के अभियान चलाए गए। अब देखिए जो 1585 से 1605 था, इस समय ये जो समय था 15-20 साल, इस समय अकबर ने बहुत सारे सैनिक अभियान चलाए और बहुत अपने साम्राज्य का विस्तार किया। फिर जो है उत्तर पश्चिम में भी इन्होंने अभियान चलाने शुरू कर दिए थे। सफ़ाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी जोड़ लिया। अब देखिए सफ़ावीर जो थे, इन लोगों को भी इन लोगों ने हरा दिया था, तो इससे कंधार इनके कब्जे में आ गया। फिर बाद में इन लोगों ने कश्मीर को भी अपने में जोड़ लिया, अपने साम्राज्य में। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल भी इसने अपने राज्य में मिला लिया। अब जो मिर्ज़ा हाकिस थे, जो इनके सौतेले भाई, इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है इनका जो काबुल है, ये भी अपने राज्य में ये मिला लेते हैं, ठीक है। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी इसने अपने राज्य में मिला लिया। देखिए जो दक्कन था, वहाँ पे भी इन्होंने अभियान शुरू कर दिया था। फिर बरार, खानदेश, अहमदनगर, इन सब जगहों पे भी इन्होंने सैन्य अभियान चलाए और फिर इन्हें भी जीत कर इन्हें भी अपने राज्य में मिला लिया इन्होंने। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के बाद लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चल के सम्राट जहांगीर कहलाए। अब देखिए जो अकबर हैं, ये इतने पावरफुल, इतने शूरवीर योद्धा थे, पर इनके अंतिम वर्षों में साम्राज्य के जो इनके पुत्र थे, उनके पुत्र थे सलीम, इन्होंने यहाँ विद्रोह कर दिया, इनके पुत्र ने ही, ठीक है, अपने तो विद्रोह कर दिया। यही विद्रोह आगे चल के सम्राट जहांगीर कहलाया। यही जो सलीम थे, यही आगे चल के सम्राट जहांगीर कहला गए, क्योंकि यही जो थे, इन्होंने अपने पिता के समय विद्रोह किया था। जहांगीर 1605 से 1627, यही अपने पिता के बाद इन्होंने ही शासन को संभाला, ठीक है। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया था। अब जो जहांगीर थे, इन्होंने ही अपने पिता अकबर के सारे सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया था। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने
मुग़लों की सेना स्वीकार की। अब देखिए मेवाड़ के जो राजा थे सिसोदिया के शासक थे जो अमर सिंह, उन्होंने मुग़ल की जो सेना थी अकबर की, उसको स्वीकार किया था। उसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए थे। वहाँ पे भी जहांगीर गया था। सिखों को हराया, अहोमों को, अहमदनगर में भी इसने अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए थे। पूरी तरह से ये सब अभियान सफल नहीं हुए थे। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने विद्रोह किया था। जैसे जहांगीर ने अपने पिता अकबर से विद्रोह किया, वैसे ही उनके पुत्र ने इनसे अब विद्रोह कर दिया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास किया जो असफल रहे। अब जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, उन्होंने शाहजहां को हाशिए से ढकेलने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। अब इनके बाद बने, देखिए आप जहांगीर की फ़ोटो इधर देख सकते हैं बनी, हर शासक की फ़ोटो उनके सामने बनी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं शाहजहां की, और ये देखिए शाहजहां की तस्वीर ये बनी हुई है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये शाहजहां का है, ठीक है। शाहजहां 1627 से 1658 तक, ठीक है। ढक्कन में जो शाहजहां थे ये भी अपने पिता के बाद राजा बने थे, शासक बने थे, सम्राट बने थे। ढक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अब जो ढक्कन था वहाँ की ओर पहले शाहजहां ने अभियान जारी रखा। अफ़गान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया पर वह पराजित हुआ। अफ़गान के अभिजात खान और जहान लोदी जो थे, इन लोगों ने भी विद्रोह किया पर ये लोग भी असफल रहे, पराजित हो गए। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ। अब देखिए अहमदनगर जो था उसके विरुद्ध अकबर ने भी अभियान चलाया था, फिर जहांगीर ने भी चलाया, अब शाहजहां ने भी चलाया है। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। अब देखिए जो बुंदेल थे इन लोग की हार होती है अहमदनगर में, फिर जो ओरछा था वहाँ तक इन लोग का कब्जा हो जाता है शाहजहां का। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। अब देखिए उसके बाद इन लोग उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बख्श पर कब्जा करने के लिए उज़्बेक जो थे इनके विरुद्ध इन लोग ने अभियान चलाया जो कि असफल रहा उस समय। परिणाम स्वरूप कांधार सफ़ाविदियों के हाथ में चला गया। इसके देखिए परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो कांधार था वो सफ़ाविद वहाँ के जो लोग थे उनके हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुग़लों राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर सेना ने सुलह के लिए निवेदन किया। अब देखिए 1632 में जो था वो अंततः क्या हुआ, अहमदनगर जो था वो मुग़ल राज्य में मिला लिया गया। फिर बीजापुर के सेना ने सुलह का निवेदन किया और शाहजहां से, ठीक है। फिर 1657 और 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया, ठीक है। अब देखिए 1657 से 58 के बीच में शाहजहां के बेटे जितने भी थे सब में राजा बनने के लिए झगड़ा शुरू हो गया। इनमें औरंगजेब विजयी हुए। अब देखिए क्योंकि औरंगजेब विजय हो गए थे इसमें, और द्वारा शिकोह समेत उसने 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। जहांगीर को उसकी शेष ज़िंदगी के लिए आगरा में कैद कर लिया गया। अब देखिए जो औरंगजेब था वो बहुत क्रूर थे, तभी तो उन्होंने अपने 3 दारा शिकोह के साथ साथ अपने 3 भाई यानी 4 भाइयों को इसने मौत के घाट उतार दिया कि बार बार ये लोग विद्रोह ना करें इसलिए। और फिर वो खुद राजा बन बैठा। फिर अपने पिता को शाहजहां को इन्होंने आगरा ताजमहल के सामने एक किला बनवा के उसमें ज़िंदगी भर आगरा में इन्हें कैद कर दिया गया। फिर ये जब मर जाते हैं शाहजहां,
वहीं पे इनके माँ का कब्र रहता है औरंगजेब के, उसी के बगल में शाहजहाँ की कब्र बनवा दिए थे ताजमहल में। ठीक है, फिर ये अब है इनके बाद औरंगजेब शासक बनते ही। देखिए औरंगजेब का ये चित्र दिया हुआ है सफ़ेद कपड़े में। औरंगजेब 1658 से 1707 तक। औरंगजेब जो थे ये 1658 से शासक करते 1707 तक में। पहला 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। अब देखिए पहले तो इन्होंने 1663 में उत्तर पूर्व में जो अहोम थे इन लोग को हराया, पर ये जो अहोम थे ये 1680 में फिर विद्रोह कर देते हैं। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों में स्थायी सफलता मिल जाती है इनको। उत्तर पश्चिम में जो यूसुफजई हैं और सिख जो थे उन लोग के विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाया था, उसमें अस्थायी सफलता मिली थी। अस्थायी मतलब ये कि एकदम सफल नहीं हुए थे, थोड़ा बहुत सफल हो गए थे वहाँ। इसका कारण था कि आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। अब देखिए जो इसका कारण क्या था कि आंतरिक राजनीति जो थी वो उत्तराधिकार के मसले थे, उन लोगों में मुगल लोगों का हस्तक्षेप शुरू हो गया था। मुगल लोगों का मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। अब देखिए मराठा सरदार जो शिवाजी जो थे मराठाओं के सरदार, उनके विरुद्ध मुगल का जो अभियान चल रहा था शुरू में सफल रहा, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी को आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। अब देखिए जो औरंगजेब थे इन्होंने शिवाजी का अपमान कर दिया था। ठीक है, इसी का बदला लेने के लिए शिवाजी जो थे वो आगरा के मुगल कैद खाने से भाग निकले थे। ठीक है, उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगल के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। पहले वे एक जगह अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं। ठीक है, उसके बाद वह मुगलों के खिलाफ युद्ध के लिए अभियान चलाना शुरू कर देते हैं पुनः। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। अब देखिए जो औरंगजेब के बेटे थे अकबर, उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इनमें उसे मराठा और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अब देखिए इनकी मदद किसने दी की? मराठाओं ने और दक्कन के सल्तनत वालों ने अकबर को भड़का के अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करा दिया। अतः वह सफ़ाविद्दीन ईरान भाग गया। उसके बाद जो सफ़ाविद्दीन था वो ईरान भागा वहाँ से। दूसरा, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। ठीक है, अब देखिए अकबर जो था वो विद्रोह किया, जिसका उसको सहयोग मिला, इसमें दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला, तो इसलिए दक्कन के विरुद्ध औरंगजेब ने सेना भेज दी बहुत बड़ी। फिर 1685 में बीजापुर, 1670 में गोलकुंडा को मुगल ने अपने राज्य में मिला लिया। अब देखिए दक्कन के विरुद्ध सेना भेजी, उसके बाद 1685 में बीजापुर में की ओर बढ़ी वो सेना। फिर 2 साल बाद 87 में गोलकुंडा जो था इसको भी मुगल शासक ने अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, अपने राज्य में मिला लिया। फिर 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठाओं जो छापामार पद्धति का प्रयोग कर रहे थे के विरुद्ध प्रबंध स्वयं किया अभियान का। अब देखिए जो 1698 था इसमें औरंगजेब ने दक्कन के मराठा जो थे ये लोग छापामार पद्धति का प्रयोग कर रहे थे, छुपे रहते थे, सेना दिखती थी तो आक्रमण कर देते थे। यही छापामार पद्धति थी इन लोग की। तो इस पद्धति के विरुद्ध औरंगजेब ने स्वयं प्रबंधन किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाठों
और संतानवियों उत्तर प्रदेश के अहोमों ढक्कनों में मराठाओं के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया। अब देखिए, ये जो औरंगजेब था, इसने उत्तर भारत में देखिए किससे किससे युद्ध लड़ा था। यहाँ लास्ट में देखिए सारा बता दिया। ये आपका सिख, जाट, संतामी, उत्तर पूर्व के अहोम, ढक्कन के मराठा, इन लोग का सामना करना पड़ा। अब देखिए, इसकी मृत्यु जब हुई, ये मरा जब औरंगजेब, इसके बाद भी गृह युद्ध यहाँ शुरू हो गया। देखिए मानचित्र 1 है, ये अकबर का शासनकाल था 1605 में। देखिए इतने जगहों पे अकबर का राज्य था। काबुल, श्रीनगर, कंधार, कश्मीर, लाहौर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, अंबर, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, पटना, बंगाल, उड़ीसा, इलाहाबाद, गोंडवाना, रणथंभौर, अजमेर, चित्तौड़, सिंध, गुजरात, मालवा, बरबार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। और देखिए जहाँ जहाँ जिस जिस सन में युद्ध हुआ और वो जीते, वो सन भी देखिए नीचे दिया गया है। ठीक है, यही मेरा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल।